क्या कभी आपने सोचा था कि जो आदमी अंग्रेजी की 4 लाइन लंबाई बगैर पढ़े दिख के नहीं बोल सकता है, जो अपने कपड़े अपने हिसाब से पहनता है, जो दाढ़ी भी ऋषियों की तरह रखता है, क्या कभी उसने सोचा कि मैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करूंगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा? हम सिंबॉलिक दुनिया को फॉलो कर रहे थे। उसने कहा मेरी दाढ़ी कितनी लंबी है, मैं कुर्ता क्या पहने हूं, मैं 12 दिन के व्रत में हूं, लेकिन जब चर्चा होगी तो आंखों में आंखें डाल के होगी। और मैं अपने राष्ट्र का, अपने देश का वो पक्ष रखूंगा। मेरी भाषा में, मेरी वेशभूषा का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो मैसेज आपको देता है, किसी और को नहीं देता। ये 700 साल की मानसिक गुलामी और 70 साल की झूठी आजादी के चलते आज आपकी स्थिति ये हो गई है कि आप अच्छे को अच्छा कहने से शर्माते हैं, सच बोलने से शर्माते हैं। लिहाजा उसने तय किया हम अपने घरों में जरा सा कुछ भी कर दें तो तैयार होते वक्त 5 बार पूछेंगे लोग, पता नहीं यार ये मैं ठीक लग रहा हूं। आपको मैं जिंदा मिसाल बता रहा हूं, आपके सामने की बता रहा हूं। जब मंदिर में दंडवत लेटा तब आपने एहसास नहीं किया। जब प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ लेकर के पहले देश का दौरा किया, कौन सा देश था वो? नेपाल जब गया तो नेपाल जाने से पहले, नेपाल के राजा से मिलने से पहले पशुपतिनाथ मंदिर में जब वो अंदर गया, ये बात आप बार बार देखें। आज विजुअल की दुनिया है, कोई विजुअल को गलत साबित नहीं कर सकता, जाके देखिएगा। पशुपतिनाथ मंदिर में भारत का प्रधानमंत्री अंदर गया, जब बाहर निकला तो लंबा चौड़ा तिलक, कई सारे रुद्राक्ष, तब लगा कि यह सनातन का कोई संत बाहर आया है। ये ताकत उसको आपने दी, इसलिए वो अपनी पहचान पे शर्माता नहीं है और बार बार 95 करोड़ सनातनियों को मैसेज देता है। और कुछ सनातनी अगर देख नहीं पाते हैं पहाड़ में, बिहार में कहीं बिजली चली जाने से, तो वो शाम को केदारनाथ में जाके बैठ जाता है। बार बार आपको मैसेज देता है, आप दुनिया के सबसे सुंदर लोग हैं, आप दुनिया के सबसे ज्ञानी लोग हैं, आप दुनिया के सबसे पुरुषार्थी लोग हैं। आपने अपनी नाभि को एक बार छू के तो देखिए कि आप किसके वंशज हैं। इसलिए आपने अपने आइकॉन वैसे ही बनाए। वो आपके आइकॉन चेंज करना चाहता है, इसलिए इंडिया गेट पर कल 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति लगा रहा है। इसलिए सरदार पटेल की मूर्ति उसने गुजरात में लगाई। नहीं जानते क्यों लगाई? इसलिए नहीं कि सरदार पटेल ने उन रियासतों को एक किया था, वो एक काम था ऐतिहासिक। 2 ही काम ऐसे हैं जो सरदार पटेल ने किए, और वो ये सोच के गए थे, पता नहीं, उनको भी नहीं पता था, थे वो भी गुजराती, कभी उनके मूल में भी नहीं रहा होगा कि जो काम वो छोड़ के जा रहे हैं ऐसी स्थिति में करके गए कि जब भी कभी यह समाज चेतन होगा, जागृत होगा, तो सिर्फ उस कागज को निकाल के सामने रख देगा। पार्लियामेंट में बहस हुई, वो शेख अब्दुल्ला जो उनके खासम खास दोस्त थे चचा नेहरू, उन चचा नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में जेल में डाला। वो आया इनके पास, अंबेडकर के पास आए कि हमें विशेष रियायतें चाहिए कश्मीर के बारे में। अंबेडकर बहुत धैर्य वाले आदमी थे, उन्होंने पूरा सब कुछ सुना और एक ही लाइन में पूछा कि आपको इतनी सारी रियायतें चाहिए भारत से, बदले में भारत को क्या मिलेगा? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा हम कुछ देने की ताकत में नहीं है। तो बोले ये पाप मैं कभी नहीं करूंगा।
क्या यह पढ़ाया गया, यह बताया गया? यह नहीं बताया गया। लेकिन नेहरू जी ने यह काम सरदार पटेल को सौंप दिया, और वो ये चालबाज आदमी थे। उनको लगा कि मैंने फंसा दिया है, पटेल फंस गए हैं इसमें। पटेल ने कभी भी ना नहीं कहा। बोले मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण मामलात हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कई सारे एजेंडे हैं, आप इसे पास करा लीजिएगा। अब अगर आप आज के दौर में जब एक नाम सुनते हैं इतिहास में कि विजनरी, वो जो कबूतर उड़ाते हैं उनको बताया जाता है वो विजनरी थे, हमने देखा तो उनकी विजन कहीं ठहर जाती थी आसपास में ही कहीं, उनकी विजन तो एक आधी जगह ठहरती थी, लेकिन उन्हें विजनरी बताया गया। लेकिन विजनरी कौन होता है, अपने उस कालखंड में हम सबको सीखना चाहिए कि हम इसकी चिंता न करें कि हमारे रहते ही हम जो करें उसका हमें फल मिल जाए, हमें राज्यसभा मिल जाए, हमें राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दे, ताकि हम भी चोरी चकारी करके खूब करोड़ों की बिल्डिंग बनाएं। ये अगर जिस दिन अपने दिमाग से निकाल देंगे, आज भी हर एक भारतीय सनातनी के पास मौका है कि वो अपनी भूमिका तय करे, उसे निभा जाए, चला जाए। आने वाली पीढ़ियां आपके उस कार को उठाएंगी और ऊपर दीवार पर लगा देंगी। इसलिए सरदार पटेल ने मीटिंग बुलाई, सेशन हुआ पार्लियामेंट में, सबसे चिल्ला चिल्ला के कहा नेहरू जी चाहते हैं आप धारा 370 को पास कर दीजिए। बहुत लोग बहुत विरोध में थे, पटेल जी लगातार कहते रहे मैं ये जानता हूं कि आप इसके विरोध में हैं, लेकिन फिर भी पास कर दीजिए, क्योंकि नेहरू जी ने इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलात की बात कही है। पटेल के खातिर वो पास हो गई। पार्लियामेंट के पास होने के बाद संविधान का हिस्सा बनने जब जा रही थी, उसी बहस के बाद सरदार पटेल का सुनिए जरा, क्या मैं कहता हूं, ऐसे लोगों को हमने कितने समय तक भुला के रखा और उनके उस पुरुषार्थ को कितना छोटा कर दिया। सिर्फ उन्होंने साहब रियासतें मिलाई हैं, निजाम को जो है कोड़े मार करके ऑपरेशन पोलो करके मिला लिया, यहीं तक नहीं था। सरदार पटेल ने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे कहने से, मेरा मान रखने के लिए आपने इसको पास कर दिया है, जबकि मैं ये जानता हूं कि इसमें सदन में ज्यादातर लोग 370 के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जो नेहरू जी ने कहा है कि इसमें कुछ विदेशी मामलात हैं, इस कारण से पास कर दीजिए। मैंने आपने पास कर दी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस धारा को जब शामिल किया गया तो मालूम है सरदार पटेल ने क्या खूबसूरत लाइन कही, मैं आपका विरोध दर्ज कराना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि इस धारा के खिलाफ संसद के ज्यादातर लोग थे। तब अपना विरोध, उस पूरे देश का विरोध, संसद का विरोध, उन्होंने धारा 370 जोड़ी और उसके नीचे एक लाइन लिखी, इट इज टेम्परेरी। क्या सरदार पटेल को पता था कि गुजरात से 2019 में कोई आएगा और परमानेंटली हटा देगा? इसे कहते हैं विजन। इसलिए सरदार पटेल का एक दूसरा कारनामा मैं इसलिए, क्योंकि आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो गीत गाया, इसकी सच्चाई जानिए। नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि 15 अगस्त को जब पार्लियामेंट में आजादी की घोषणा होगी, उसके बाद वंदे मातरम होना है। सरदार पटेल को जिम्मेदारी ये दी, सरदार पटेल ने हां कह दिया। आप सरदार पटेल का चरित्र देखिए और उस समय के एक महान आदमी का चरित्र देखिए, ऐसे लोग ढूंढे से नहीं मिलेंगे आजकल। सरदार पटेल ने कहा ठीक है हो जाएगा, कुछ बोला नहीं। वो कह के बिजी हो गए क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे काम थे।